हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं रोमन साम्राज्य, यानी कि रोमन साम्राज्य की बात करेंगे कि रोमन साम्राज्य अस्तित्व में कैसे आया, किसके बाद रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया, इसकी क्या विचारधारा थी। इन सारे बातों पे हम लोग विचार करने वाले हैं कि रोमन साम्राज्य एग्जाम ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर टीजीटी पीजीटी एलटी का, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। सो प्लीज़ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं अपना रोमन साम्राज्य। देखिए, रोमन साम्राज्य की बात किया जाए तो अरस्तु यूनानी नगर राज्य का अंतिम चिंतक था। जब अंतिम चिंतक अरस्तु बना यूनानी नगर राज्य का, उसके बाद से ही जो है रोमन साम्राज्य का उदय प्रारंभ होता है। अरस्तु के मृत्यु के बाद यूनानी नगर राज्य में अंतरकलह यानी आपस में लड़ना शुरू कर दिए यूनानी नगर राज्य वाले। फलस्वरूप क्या हुआ, यूनान कमज़ोर पड़ गया। जब यूनानी आपस में लड़ने लगे तो यूनान जो है कमज़ोर हो गया और रोम ने उस पर आक्रमण किया। तो रोम ने उस पर आक्रमण किया तथा अपने में मिला लिया। रोम आक्रमण करके अपने में मिला लिया तथा एक रोमन साम्राज्य की स्थापना किया गया। तब रोमन साम्राज्य की स्थापना होती है यूनानी नगर के बाद, यानी कि अरस्तु के बाद। रोम सारी सभ्यता का केंद्र बना। रोम जो था, रोम शहर जो था, वो सारी सभ्यता का केंद्र रोम बना दिया गया। यद्यपि रोमनों ने सब कुछ यूनानियों से ही सीखा, फिर भी उनकी विचारधारा यूनानियों से भिन्न थी। मतलब कि यूनानियों से ही सारा उन्होंने सब कुछ, मतलब अपने जो सभ्यताएं सीखी, लेकिन उनकी विचारधारा यूनानियों से भिन्न रही। जहाँ यूनानियों ने राज्य के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग किया था, POLIC शब्द है, ये पोलिस शब्द का प्रयोग किया गया था, वहीं रोमनों ने सिविटास CIVITAS शब्द का प्रयोग किया। यानी कि यूनानियों ने पोलिस शब्द का प्रयोग किया राज्य के लिए, जबकि रोमनों ने सिविटास शब्द का प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, यूनानियों ने पोलिस शब्द का यूज किया, बट रोमनों ने सिविटास शब्द का यूज किया राज्य के लिए। जहाँ यूनानी चिंतकों ने राज्य को सर्वाधिक महत्व दिया और उसे साध्य के रूप में देखा, वहीं रोमनों ने राज्य के स्थान पर व्यक्ति को महत्व दिया और ठीक। तो यूनानी चिंतक थे प्लेटो अरस्तु, उन्होंने राज्य को सर्वाधिक महत्व दिया और राज्य को वो साध्य मानते थे और व्यक्ति को साधन मानते थे, जबकि रोमन साम्राज्यों ने राज्य के स्थान पर व्यक्ति को महत्व दिया और व्यक्ति को वो साध्य मानते थे। और रोमन पहले विचारक हैं जिन्होंने व्यक्ति की संप्रभुता को स्वीकार किया। वेरी मोस्ट ये पॉइंट है कि रोमन पहले विचारक बने जिन्होंने व्यक्ति की संप्रभुता को स्वीकार किया तथा राज्य को एक साधन के रूप में माना। अभी मैंने आपको बताया, व्यक्ति को रोमन साम्राज्य ने साध्य माना और राज्य को साधन माना। रोमनों ने विधि का शासन या मानवीय विधि को महत्व दिया। रोमनों ने जो थे वो विधि का शासन या फिर मानवीय विधि को महत्व दिया। रोमनों ने व्यक्तियों की समानता में विश्वास किया, यानी कि ये व्यक्ति को साध्य मानते थे, व्यक्ति को सब कुछ मानते थे। इन्होंने जो है व्यक्तियों की समानता में विश्वास किया। रोम का एक गुलाम शासक था जिसका नाम था स्पार्टकस। वो स्पार्टकस का कथन था कि हर मानव के रक्त का रंग एक जैसा है। जो ये गुलाम शासक थे स्पार्टकस, उनका कहना था, उनका कोटेशन था कि हर मानव के रक्त का रंग एक जैसा है। इस समय के जो उसके समर्थक थे सिसरो, पोलिबस और सेनेका राजनीतिक चिंतक माने जाते थे। उस समय के चिंतक यानी कि सिसरो, पोलिबस और सेनेका जो है रोमन साम्राज्य के चिंतक माने जाते थे। तो ये रोमन साम्राज्य के लिए थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया हूँ, ताकि अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं कि जो रोमन साम्राज्य के बाद फिर मध्यकाल भी इसी में ऐड होगा, यानी कि रोमन साम्राज्य के बाद ही मध्यकाल स्टार्ट होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं मध्यकाल की। तो चलिए मध्यकाल की बात कर लेते हैं। देखिए, मध्यकाल की बात किया जाए तो मध्यकाल को अंधकार युग के नाम से ही जाना जाता है। यानी कि मध्यकाल का युग जो मानी जाती है, 6वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक का काल जो है मध्यकाल के रूप में जाना जाता है। यानी कि 6वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक की मध्यकाल को शताब्दी को ही हम मध्यकाल के रूप में जानते हैं। देखिए, मध्यकाल को अंधकार
युग के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। मध्यकाल को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल जो है अंधविश्वास पर आधारित था। यह किसी भी विषय को तर्क और ज्ञान की कसौटी पर कसे बिना, यानी कि मतलब ज्ञान, तर्क और ज्ञान की कसौटी किए बिना ही ये आंख बंद करके स्वीकार किया जाता था। मध्यकाल की 3 विशेषताएं थी। मध्यकाल की महत्वपूर्ण 3 विशेषताएं थी, मैं आपको बता दूं। पहली विशेषता थी चर्च की प्रधानता थी। सेकंड, सामंती राज का बोलबाला था, जिसको सामंती राज का बोलबाला था, जिसको हम बताएंगे भी डीप आपको। चर्च एवं राज्य के बीच संघर्ष, ये 3 जो है मध्यकाल की महत्वपूर्ण विशेषताएं मानी जाती थी। देखिए, अगर चर्च की प्रधानता की बात की जाए तो मध्यकाल का संपूर्ण राजनीतिक चिंतन धर्म पर आधारित था। अब आपको याद रखना है, जो मध्यकाल का जो संपूर्ण राजनीतिक चिंतन था वो धर्म पर आधारित था। यहाँ पर चर्च की प्रधानता थी। यहाँ तक कि राज्य भी चर्च के अधीन थे, यानी कि जो मध्यकाल था वहाँ पे चर्च जो था प्रधान माना जाता था और राज्य चर्च के अधीन ही कार्य करते थे। राजा संपूर्ण कार्य चर्च के निर्देशानुसार करता था। एक प्रकार से लौकिक जगत का शासन अलौकिक सत्ता के नाम से किया जाता था। यहाँ सारा विषय आस्था या विश्वास के नाम से स्वीकार किया जाता था। यहाँ ज्ञान विज्ञान का अंत हो गया था, यानी कि यहाँ पे ज्ञान विज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं थी, अर्थात सब कुछ अंधविश्वास पर आधारित था। एक प्रकार से धर्म का बोलबाला था, अगर कहें तो एक प्रकार से धर्म का बोलबाला था। और यहाँ की राजनीति पूर्णतः धार्मिक व आध्यात्मिक थी, यानी कि यहाँ की जो राजनीति होती थी धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से ही की जाती थी। इसलिए मध्यकाल को राजनीतिक चिंतन में शामिल नहीं किया गया। तो राजनीतिक चिंतन में बहुत मतलब ये है कि इसी कारण से, क्योंकि वो जो धर्म पे अंधविश्वास पे आधारित था, इसलिए राजनीतिक चिंतन में इसको शामिल नहीं किया गया। सेकंड कारण हम देख लेते हैं सामंती राज। तो सामंती राज में क्या कहा गया? अब देखिए, सामंती राज की बात किया जाए तो सामंती राज में कहा गया मध्यकाल में सामंती राज्य का बोलबाला था। सामंती राज्य वह राज्य है जो सत्ता के बंटवारे पर आधारित था। यहाँ पर हर व्यक्ति का कोई न कोई मालिक था। सामंती राज ऐसे कहते हैं जैसे कि सत्ते का बंटवारा, यानी कि हर व्यक्ति का कोई न कोई मालिक था। जैसे किसान हुआ थे, किसान का मालिक जमींदार बना, जमींदार का मालिक जागीरदार था, जागीरदार का मालिक राजा था, राजा का मालिक पोप था और पोप का मालिक ईसा मसीह था। यह व्यवस्था जो थी विशेषाधिकारों पर आधारित थी, यानी कि सामंती राज की बात की जाए तो इसमें जो था किसान सबसे पहले आता था, नीचे से अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले किसान आएगा, जमींदार आएंगे, जागीरदार आएंगे, राजा आएंगे, पोप आएंगे और लास्ट में यानी कि सबसे उच्च पद पर ईसा मसीह हुआ करते थे। यह व्यवस्था विशेषाधिकारों पर आधारित थी, जहाँ जाति धर्म भाषा जन्म संपत्ति व लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। अब देखिए, अगर इस तरह की भेदभाव किया जाएगा तो फिर वो राजनीति के क्षेत्र में कैसे विकास कर पाएगा। इसलिए जो है इसको राजनीति में शामिल नहीं किया गया। अर्थात विशेषाधिकार मूलक व्यवस्था वह है जहाँ जन्म की प्रधानता है, कर्म की नहीं। यानी कि यहाँ जन्म की प्रधानता होती थी। अगर आप राजा के यहाँ जन्म लेते हैं तो आप राजा बनेंगे, अगर आप किसान के यहाँ पैदा होते हैं तो किसान बनेंगे। ये व्यवस्था उस समय यानी कि सामंती युग में या फिर मध्यकालीन युग कह सकते हैं आप, उस समय ये व्यवस्था लागू थी। तीसरी प्रमुख विशेषता जो थी वहाँ पे चर्च एवं राज्य के बीच संघर्ष हो गया। यानी कि जहाँ हम बात कर रहे हैं 6वीं शताब्दी से 15 शताब्दी के बीच का मध्यकाल माना जाता है, वहीं हम चर्च एवं राज्य के बीच संघर्ष जो हुआ, जहाँ 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक, यानी कि 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक जो होती है शताब्दी तक राज्य चर्च के अधीन था। यानी कि 9 से 13 शताब्दी तक जो है चर्च राज्य के अधीन था और संपूर्ण विषय का निर्धारण पोप करता था। वहीं 13वीं शताब्दी से चर्च का राज्य के बीच संघर्ष हो गया। यानी कि 13वीं शताब्दी के बाद का काल जो आया वो चर्च और राज्य के बीच में संघर्ष छिड़ गया और चर्च की प्रधानता को चुनौती मिलने लगी। राजा स्वयं कहने लगा कि मैं पोप के प्रति नहीं बल्कि ईसा मसीह के प्रति मैं उत्तरदायी हूँ। राज्य की सत्ता चर्च की सत्ता से छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लगी। यानी कि राज्य जो है चर्च से छुटकारा पाने के लिए लड़ने लगा, यानी कि उसके विरुद्ध कार्य करने लगा। और धीरे धीरे कई मध्ययुगीन चिंतक आए जिनकी विचारधाराओं ने लगातार चर्च की सत्ता को कमजोर किया। देखिए, इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपके विचारक हैं संत ऑगस्टाइन।
संत ऑगस्टाइन जो कि मध्यकालीन विचारक हैं, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड, संत ऑगस्टाइन की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, द सिटी ऑफ गॉड में दो नगरों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने एक ईश्वरीय नगर और दूसरे को मानवीय नगर बताया, अर्थात लौकिक और अलौकिक नगर को अलग अलग परिभाषित किया। संत थॉमस एक्विनास ने आध्यात्मिक न्याय और मानवीय न्याय में अंतर किया। संत थॉमस एक्विनास जो थे, उन्होंने आध्यात्मिक न्याय और मानवीय न्याय में अंतर किया। कौन किया? संत थॉमस एक्विनास द्वारा। फिर है पोप जो था, पोप ग्लेशियर द्वितीय ने दो तलवारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पोप ग्लेशियर द्वितीय ने दो तलवारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर हम बात कर लेते हैं, यहाँ तलवार सत्ता का प्रतीक थी। यहाँ पे तलवार क्या था? सत्ता का प्रतीक था। तलवार क्या था? सत्ता का प्रतीक था। तो बात कर रहे थे हम लोग कि तलवार जो था सत्ता का प्रतीक था। उनके अनुसार ईश्वर ने दो सत्ता निर्धारित किया है, यानी कि ईश्वर ने दो सत्ता दिया है और कभी भी एक साथ दो सत्ता नहीं रह सकते। ईश्वर ने दो सत्ता दिया है, लेकिन कभी एक साथ वो लोग नहीं रह सकते हैं। तो मार्सियो लियो ऑफ पेदुआ, एक देखिए, एक इम्पॉर्टेंट आपके जो विचारक हैं, मार्सियो लियो ऑफ पेदुआ, जो 1275 से 1343 तक का इनका काल रहा। मार्सियो लियो ऑफ द पेदुआ 1275 से 1343 तक, जो कि मध्यकाल का अंतिम इतावली चिंतक था। मध्यकाल का अंतिम चिंतक, इतावली चिंतक माना जाता है किसको? मार्सिलियो ऑफ पेदुआ को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि मध्यकाल का अंतिम इतावली चिंतक किसे माना जाता है? तो मार्सियो लियो ऑफ पेदुआ। इनका जीवन काल नहीं पूछा जाएगा, बट ये पूछा जरूर जा सकता है कि इनका मतलब अंतिम चिंतक कौन था, जिसकी विचारधारा ने, यानी कि मार्सिलियो ऑफ पेदुआ की विचारधारा ने मध्यकाल को समाप्त करने और आधुनिक काल का उदय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेदुआ ने अपनी पुस्तक, यानी ये जो मार्सिलियो ऑफ पेदुआ जो थे, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी डिफेंसर पेसिस, उनकी पुस्तक का क्या नाम था? डिफेंसर पेसिस। तो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक डिफेंसर पेसिस में लिखा था कि पोप और राजा की सत्ता अलग अलग होनी चाहिए। राजा का कार्य है कि इहलोक सुधारना, जबकि पोप का कार्य है परलोक सुधारना। पेदुआ ने स्पष्ट कर दिया कि कानून मानवीय होना चाहिए। पेदुआ ने यहाँ तक कह दिया कि परलोक सुधारने का कार्य भी केवल उसी को दिया जा सकता है जिसे जनता का समर्थन प्राप्त हो। इस प्रकार पेदुआ की विचारधारा ने मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक काल के उदय की भूमिका तैयार कर दी। देखिए, मार्सिलियो ऑफ पेदुआ का जो है मध्यकाल की समाप्ति और जो आधुनिक काल के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो इसलिए मार्सिलियो ऑफ पेदुआ आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, यानी कि मध्यकाल के अंतिम विचारक, यानी कि आधुनिक काल के शुभारंभ करने वाले मार्सिलियो ऑफ पेदुआ है। आधुनिक काल के उदय में सहायक आंदोलन कौन कौन से रहे, उसको भी हम देख लेते हैं कि इसमें सहायक आंदोलन कौन कौन से शामिल होते हैं। तो सहायक आंदोलन की बात किया जाए तो परिषदीय या फिर काउंसिलियर आंदोलन था एक आधुनिक काल में। यह यूरोप की जनता के द्वारा चलाया गया था। तो ठीक है, परिषदीय या फिर काउंसिलियर आंदोलन जो है यूरोप में जनता के द्वारा चलाया गया था, जो आधुनिक काल के उदय में इम्पोर्टेंट था। और इसके बाद आया पुनर्जागरण आंदोलन। इसे अंग्रेजी में रेनेसां क्या कहते हैं? इसे पुनर्जागरण आंदोलन को अंग्रेजी में रेनेसां कहते हैं, जिसका अर्थ है कि ज्ञानोदय। रेनेसां का अर्थ क्या है? ज्ञानोदय है। ये आप पॉइंट आपको याद रखना है कि रेनेसां, इसे अंग्रेजी में रेनेसां कहते हैं। रेनेसां का अर्थ है ज्ञानोदय। 15वीं शताब्दी में चला यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। पुनर्जागरण आंदोलन एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसका अर्थ है कि इसमें जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया। मतलब इसका अर्थ है कि इसने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया और प्रत्येक क्षेत्र स्वतंत्रता व समानता की मांग किया। इस आंदोलन का नारा था, मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है डियर, कि मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। ये किस आंदोलन का नारा था? पुनर्जागरण आंदोलन का नारा था। इसी आंदोलन ने स्वतंत्रता व समानता को जन्म दिया। कौन आंदोलन? पुनर्जागरण आंदोलन ने ही स्वतंत्रता व समानता को जन्म दिया। फलस्वरूप मानववाद या फिर व्यक्तिवाद का जन्म हुआ। फिर एक आंदोलन हुआ था धर्म सुधार आंदोलन। यह 16वीं शताब्दी में चला था।
इस आंदोलन में धर्म आधारित राज्य को समाप्त किया गया और धर्मनिरपेक्ष राज्य को जन्म दिया गया। फिर नेक्स्ट एक आंदोलन चला था, आपको मैं बता दूं कि व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति आई थी। व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति यानी कि 16वीं शताब्दी में इस क्रांति ने व्यापार को क्षेत्रीय से यानी कि व्यापार को क्षेत्रीय से राष्ट्रीय बना दिया। जैसे जो व्यापार क्षेत्र के द्वारा होते थे, सीमित क्षेत्र में होते थे, वो राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने लगे और राष्ट्र राज्य के उदय में अपनी भूमिका अदा किया। उपर्युक्त आंदोलन यानी कि जितने भी मैं आंदोलन आपको बताया हूँ, उपर्युक्त कहने का मतलब ये है कि जितने भी आंदोलन मैं बताया, परिषदीय या फिर काउंसलिंग आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति आंदोलन, इन आंदोलनों ने मध्यकाल के मौत की घंटी बजा दिया। यानी कि मध्यकाल जो था उसको समाप्त करने की ये लोग एकदम मतलब जुट गए थे। 16वीं शताब्दी में आधुनिक काल के उदय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए। तो इन आंदोलनों का जो था बहुत ही अहम रोल रहा आधुनिक काल के उदय में। पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति, राष्ट्र राज्य के उदय में मुख्य भूमिका से उन्होंने अपनी मुख्य भूमिका निभाई। तो फ्रेंड, यहाँ हमने देखा कि जो है सामंती राज्य क्या होते हैं, यानी कि सामंती राज्य क्या होते हैं, ये हमने देखा। चर्च की प्रधानता क्या थी। तो हम मध्यकाल की बात की जाए या फिर सामंती राज्य की बात की जाए तो एक ही, जिसका काल जो है 6वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी काल तक का माना जाता है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था रोमन साम्राज्य का उदय कैसे हुआ और मतलब यूनान में जो थी प्लेटो अरस्तु की विचारधारा का पतन कैसे हुआ था। ठीक है, तो ये रहा वीडियो आपके लिए। बस आपको ऑडियो से इसको सुनना है, 2 से 3 बार आप इसको सुनिए। ये कन्फर्म है कि आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट लर्न हो जाएंगे, यानी कि याद हो जाएंगे। आप कभी भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपके माइंड में ये उस समय ज़रूर कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी का काम करेगा। तो आप मेरे इस ऑडियो वीडियो को सुनते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और हो सके तो अपने दोस्तों फ्रेंडों के पास इसको शेयर और कमेंट करने का प्रयास जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।